चलिएगा, जीएस वाले सेक्शन में सर ये आपका क्या है, अंतिम पड़ाव है, लास्ट आपका 22वें नंबर का प्रैक्टिस पेपर। ठीक है, मैंने क्या जिम्मेदारी ली है आपकी जीएस की, अभी भी बताया था मैंने आपको। आज ये सफर आपका खत्म होएगा। यहाँ से क्या हुआ आपका, केवल जो है ना वो कहते हैं ना घर के अखाड़े में जो है ना आपके ब्रेन को डेवलप किया गया है, पहलवानी करवाएगी ये बस। ठीक है ना, अब आपको एक पीडीएफ कल दी जाएगी। ठीक है, और उसके साथ ही मैं जिम्मेदारी लेता हूं आपका, यदि 30-38 का रह रहा है तो 35 प्लस का स्कोर रहेगा, मैं जिम्मेदारी ले रहा हूं। ठीक है ना, और बताओ सर, जीएस में बहुत बड़ी बात है ये, क्योंकि महासागर है, इतना कह पाना, मैं क्यों कह रहा हूं आप खुद देखोगे। ठीक है ना, उसकी जो है ना हर रोज क्विज चलेगी आपका। ठीक है ना, उस पीडीएफ में लगभग जो है ना आप कितना पढ़ चुके हो, 70 से 80% पढ़ चुके हो उसमें। और जो बच गए, जैसे कौन सी आपकी नई आपकी वो बनी है, आपकी स्टैच्यू बनी है, कौन सी आपकी बीमारियां हैं, कौन सी विटामिन है, सब एक लिस्ट दे रखी है। आपको एक और काम करना है, जब आप वो आपकी क्विज चलेंगी तो हर एक व्यक्ति को यदि पार्टिसिपेट करना चाहता है 3-3 क्वेश्चन बना के लाएगा। सर जो पार्टिसिपेट करेगा उसके लिए है ये 35 प्लस वाले। ठीक है ना, नहीं तो आप अगले जीवन की तैयारी करना जो भी है। ठीक है ना, कि आपका जीएस में इतना स्कोर हो पाना, प्लस मैथ रीजनिंग संभाल लो, और हिंदी में आपका वो पीडीएफ चलेंगे। ठीक है ना, उसके साथ में आपका क्या हो जाएगा, जो सपना देखा है ना वो आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये जो सफर है ना आज से खत्म हो जाएगा सर। और बाकी पीडीएफ जो है ना आपका, चलो बाद में देखते हैं आपका चलेगा। ये आपका क्या है, सूरज दिख रहा है, और सूरज की सर ये क्या है आपका आंतरिक संरचना इस तरीके से दिख रही है। सूरज के कोर में बहुत सारा टेम्परेचर है सर। ठीक है ना, आपका रेडिएटिव जोन है, बाकी और भी जोन है सर। कुछ आपका काम का दिखेगा सर, कोरोना दिख रहा है। ठीक है ना, कोरोना दिख रहा है, तो इसको समझेंगे अभी। उससे पहले आप देखो, ये मधुमक्खी दिख रही है आपकी, इसका डंक दिख रहा है। ये डंक मारती है तो क्या होता है, फोड़ा सा हो जाता है। सूजना नहीं बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे, फोड़ा सा हो जाता है। फॉर्मिक एसिड जानते हो, फॉर्मिक एसिड से फोड़ा सा हो जाता है। जानबूझ के बोलेंगे हम, सूजना नहीं बोलेंगे हम, बोलेंगे फोड़ा सा हो जाता है। किस वजह से, फॉर्मिक एसिड। ठीक है ना, फॉर्मिक अम्ल। ठीक है ना, चलेगा। तो आपका चलेगा प्रैक्टिस पेपर आपका 22। किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान भारत की राजधानी कलकत्ता से स्थानांतरित होकर दिल्ली बनी? वो थे लॉर्ड हार्डिंग। इनका टाइम है सर 1910 से लेकर के 1916। क्या है आपका सर, जीएस में आपको टेंशन नहीं लेनी, वो मेरी हेडेक है, मैं कैसे करवाऊंगा। ठीक है ना, आपको तो बस काम करते जाना है। और जिसने अपना दिमाग लगाया ना सर, वो अगली की तैयारी करे, इस बार तो नहीं हो पाएगा। वक्त कम है, और कम समय में कैसे आपका होता है, आप एग्जाम में देखना ना अपना। यहां मत देखो, यहां तो ये तैयारी का हिस्सा है, ये प्रैक्टिस पेपर भी, इसमें अपने आप को चेक भी मत करो। आ जाओ। तो क्या बोला आपका, कौन सा वायसराय के कार्यकाल में भारत की राजधानी कलकत्ता से, क्योंकि अंग्रेज सर कहां से आए, किधर साइड में आए थे, उधर साइड से ही। बंगाल बिहार उड़ीसा की दीवानी राइट में लेते उधर साइड में, तो पहले राजधानी उन्होंने कलकत्ता को ही बनाया था। ठीक है ना, बाद में आपका 1911 में दिल्ली में आपका दरबार लगता है सर, दिल्ली दरबार। कौन सा लगता है, दिल्ली दरबार लगता है। 12 दिसंबर 1911 में यहाँ पे शिफ्ट करने की घोषणा करी जॉर्ज पंचम ने। कौन से आए हुए थे, ये किंग थे कहां के, आपके ब्रिटेन के जॉर्ज पंचम, और अपनी बैयर के साथ में, मैरी क्वीन के साथ में आए हुए थे। उन्होंने घोषणा करी कि जो कलकत्ता से राजधानी है ना, दिल्ली में ले आओ यार। ठीक है ना, दूर पड़ता है जो भी है। दिल्ली अरावली पे आपका बसा हुआ आपका शहर है। ठीक है नहीं, वहां पे उन्होंने बोला कि राजधानी कहां जानी चाहिए, दिल्ली में आनी चाहिए। 1911 में किसने, जॉर्ज पंचम ने। तब तक देखो मुगल आपके खत्म हो रखे हैं। 1858 में आपका अंतिम मुगल वायसराय कौन, सॉरी अगल बादशाह कौन है आपका, बहादुर शाह जफर। उसको रंगून पहुंचा दिया, आया ना। आगे यहाँ पे तो ये बोल दिया, यहाँ पे कौन है, लॉर्ड हार्डिंग है। 1910 से 16 के बीच में। और कब आपकी घोषणा हो रही है 11 में, तो अभी दिल्ली के आपके कौन, सॉरी वायसराय कौन है आपके, हार्डिंग है। तो आंसर तो आपका हो गया हार्डिंग वाला। अब देखो एक और चीज रहती है, हार्डिंग के टाइम पे दो काम हुए, एक तो दिल्ली का स्थानांतरण एक चीज, और दूसरा हुआ था सर हिंदू महासभा की स्थापना, जो 1915 में हुई है। प्रश्न आता है
हिंदू महासभा की स्थापना कभी 1915 में हार्डिंग के टाइम पे हुई है, बस इतना ही, ठीक है। अब प्रश्न एक और आएगा, जो बनी बोला है ना सर, कई बार एग्जाम में आपका गलत हो जाता है। ये स्थानांतरण की घोषणा हुई है 1911 में सर, लेकिन वास्तविक स्थानांतरण कब हुआ सर? 1912 में। तो राजधानी कब बनी दिल्ली? 12 में बनी, ठीक है, मेरी बातें समझ में आई? तो वास्तविक स्थानांतरण कब हुआ? 1912 में। ये प्रश्न आए स्थानांतरित हुई तो आंसर ठीक है आपका क्या रहेगा? 1911 में स्थानांतरण हुआ, अभी घोषणा भी हुई। लेकिन कहें कि राजधानी बन कब गई दिल्ली, तो 1912 में बनी, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। यदि एग्जामिनर गलत करता है बनने पे तो आपका कोर्ट में चैलेंज हो जाएगा, टेंशन मत लेना, ठीक है ना, आपका नहीं गलत होगा। क्योंकि ठीक है ना, जो पीएचडी के एंट्रेंस में 11 लगाया तो वो गलत कर दिया, 12 ही सही माना था उन्होंने आंसर की में, तो टेंशन ना लो, आपका सही है ना। तो ये पहले से परखा हुआ है, 12 में आपकी राजधानी बनी। इस तरीके से क्या ये समझ में आ गया सारा? इसको याद कैसे रहोगे? लॉर्ड हार्डिंग ने क्या करा, वहां से होर्डिंग उठा करके दिल्ली में लगा दिया। होर्डिंग होता है एक आपका बैनर, हार्डिंग होर्डिंग ऐसे ध्यान रखना। अब राजधानी दिल्ली, वो कलकत्ता ना रह के कहां रहेगी? अब ये है राजधानी, क्या है? होर्डिंग लगा दिया कहां? दिल्ली में, बस इतना ध्यान रखना। होर्डिंग से हार्डिंग ध्यान रखना, हार्डिंग से होर्डिंग, याद रहेगी बातें। एक और आप पढ़ते हो, इंफॉर्मेशन गैदर करते हो, देन आफ्टर क्या करते हो उसको, ठीक है ना, एसोसिएट करने की कोशिश करते हो, ठीक है ना, जोड़ने की कोशिश करते हो, फिर वो समझ में ज्यादा रहती है। लॉर्ड हार्डिंग ध्यान रखें, कहां से? राजधानी दिल्ली का होर्डिंग उठा के कहां गया? दिल्ली में। हार्डिंग से होर्डिंग ध्यान रखना, होर्डिंग से हार्डिंग ध्यान रखना, ठीक है ना। लॉर्ड हार्डिंग 10 से लेकर के 16 के बीच में है, ठीक है। चलिएगा आगे चलते हैं, आपका अगला वाला, कौन कनिष्क के राज वैद्य थे? चरक थे। कौन थे आपके? चरक थे, ठीक है ना। रॉयल फिजिशियन थे, किसके? कनिष्क के। और उन्होंने औषधि पर एक किताब लिखी है जिसको कहते हैं चरक संहिता। चरक संहिता किसने लिखी है? चरक साहब ने लिखी है, ठीक है ना। इस तरीके से हमारी बात होगी, लेकिन अभी हम थोड़े ना छोड़ेंगे। कनिष्क की चर्चा आ गई। कनिष्क क्या है? वंश से कुषाण है, ठीक है ना, कुषाण, ठीक है ना। अच्छा, कुषाण राजवंश के जो स्थापना करी वो कुजुल कदफिसेस ने करी, ठीक है ना। कई जगह देखने को मिलेगा कुजाल कडाफिसेस ऐसे करके, कुजुल कदफिसेस है, कोई दिक्कत नहीं। अरे ऐसा इतना देगा यार, ये हिंदी वाले मीडियम में यही दिक्कत है यार, अलग अलग जगह अलग अलग आपका इनमें चीजें रहती है, इंग्लिश में ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। कुजुल कदफिसेस ऐसे करके है, ठीक है ना, ध्यान रखना। ये इसने आपका किसमें? कुषाण राजवंश की स्थापना करी, और ये इसी का आपका क्या है? आपका इसी वंश में आगे आता है कौन? कनिष्क। और कनिष्क के टाइम पे आपका क्या है ना, आपका मथुरा शैली का विकास बहुत ज्यादा होता है, पहले भी क्वेश्चन आ चुका है। अब आगे चलते हैं। कनिष्क जो है ना बौद्ध धर्म को जो है ना बढ़ावा देने वाला वन ऑफ द बेस्ट में से माना जाता है, क्योंकि देखो आप देखो बौद्ध संगीत बताओ चारों एक चौथी वाली कनिष्क की है कि नहीं सर? कनिष्क की है, तो उसमें जो उसके हेड है कौन है आपके? वसुमित्र है ना, और उपाध्यक्ष कौन है? अशोकोस, क्लियर है ना, दोनों है। तो ये सब किसके उसमें रहते थे? इसके राज दरबार में रहते थे, इसने बना दिया था किसने? कनिष्क ने, ठीक है ना। अब चलो, और तुम्हें इतनी बताएं, कहते हैं ना कनिष्क के ऊपर जो है ना प्रभाव बौद्ध धर्म का कैसे चढ़ा, क्योंकि ये बौद्ध धर्म की शिक्षा लेता था किससे? अशोकोस से। किससे लेता था? तो वास्तव इसके गुरु कौन थे? तो ऑब्वियस बात है, गुरु जी को तो बनाई गई। अब चलो इनके बारे में बात कर लेते हैं। अशोकोस का जो पुस्तक है जिसको कहते हैं सारिपुत्र प्रकरण, किसने लिखा है? सारिपुत्र प्रकरण। पहले हम बात कर लेते हैं इनके गुरुजी की। सबसे पहले कनिष्क के गुरुजी बौद्ध धर्म वाले कौन से हैं? अशोघोष। और अशोघोष ने क्या लिखा है? सारिपुत्र प्रकरण। फिर से बोलो, क्या लिखा है? और आपको बताओ सारिपुत्र वनुपदा आपके जो चहेते शिष्यों में से सारिपुत्र और महामोदगलायन, कुछ डिटेल क्लास याद है आपको? चला था ना, उनमें से 2 है। तो सारिपुत्र के ऊपर लिखा है, और बोला जाता है सारिपुत्र प्रकरण की जो तुलना की जाती है तो रामायण से की जाती है। आप बताओ रामायण किसने लिखी? वाल्मीकि की। रामायण से तुलना की जाती है किसकी? सारिपुत्र प्रकरण की। किसने लिखा सर? अशोघोष ने लिखा। क्लियर है? आगे चलेगा। एक और है जो चौथी बौद्ध संगीति के हेड बनते हैं, वो है वसुमित्र। कौन है आपके? वसुमित्र ने क्या लिखा? बौद्ध धर्म का जो विश्वकोश महाविभाषा सूत्र, बोलो फिर से, महाविभाषा सूत्र, इसको कहते हैं बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया। बोलो, एग्जाम में आता है सर,
किसने लिखा? वसुमित्र ने। ये बड़े बड़े नाम है, ये कभी आ जाएंगे। बौद्ध संगीति चौथी करवाई थी किसने? आपके कनिष्क ने। और इसी में क्या हुआ था सर, बताओ जल्दी से। वो तो कलेश तो हुई थी, ठीक है, हमने बात बताई थी। और एक कौन सा ग्रंथ बना था यहाँ पे? अभिधम्म पिटक, सुत्त, विनय, अभिधम्म, लास्ट इसी में हुआ था ना? नहीं, कुछ गड़बड़ कर गए आपके। देखो ग्रंथ आएंगे बिना कलेश वाले में। फिर से चलो तो हम वापस चलते हैं। आपका एक में पहला है आपका कौन? अजातशत्रु, ठीक है ना? अजातशत्रु है, उसके टाइम पे आपका ग्रंथ का निर्माण होगा। तो कौन कौन से होते हैं? पहली करवाई है ना वो संगीति अजातशत्रु ने। कहां हुई है सर, जल्दी बताओ। राजगिरी में। पाटलिपुत्र आया भी, बनी भी नहीं है, उसका बेटा पाटलिपुत्र बनवाएगा ना, ठीक है ना? कहां होती है सर? राजगिरी में होती है। और यहाँ पे सुत्त पिटक और विनय पिटक आपका संकलन होएगा। सुत्त पिटक का कौन करेगा, जल्दी बताओ। विनय का कौन करेगा? विनय का तो पाली है, इनका बताओ कौन है? बढ़िया तैयारी है, मैं भी नहीं बताने वाला। आगे चलो, आपका दूसरे के पे आपका क्या है? कालशोक। कहां हो रहा है आपका? वैशाली में। क्या हो रहा है? कलेश हुई इस सवेर, और वो जो भी ना दो में बढ़ जाता है। फिर उसके बाद में फिर अगला ए बोले तो अशोक। अशोक के टाइम पे क्या होगा? अभिधम्म पिटक का यहाँ पे सृजन होएगा। और अगला के है, कुंडल वन में होगी कनिष्क वाली। और यहाँ पे क्या होगा? कलेश बोले तो आपका बंटवारा होगा। किसमें? आपका हीन यान और मायान में। बस ध्यान रखना। तो इस संगीति में आपका अभिधम्म पिटक नहीं आया, पहले ही आ गया था वो, ठीक है ना? चलो यहाँ पे बात आ गई। एक और नाम है सर नागार्जुन। ये सब इसके टाइम के ही, कनिष्क के टाइम के। नागार्जुन को बोला जाता है भारत का आइंस्टीन। किसको क्या बोला जाता है सर? ये सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं। भारत का आइंस्टीन बोला जाता है नागार्जुन को। और नागार्जुन के बारे में आप जानते हो, इन्होंने एक सूत्र दिया था, माध्यमिका सूत्र या माध्यमिक सूत्र, ठीक है ना? माध्यमिका बोले तो ठीक है, मिडिल पाथ वाला कहते हैं ना ज्यादा हंसी अच्छी होती है ना आपका बोरियत वाला रहता है। मध्यम मार्ग जीवन में वो सबसे बेस्ट मार्ग बोला जाता है, ठीक है ना? अतिवादता कभी अच्छी नहीं होती है। नागार्जुन ने ऐसा किया था, साइंटिस्ट भी थे। और ये भारत का आइंस्टीन किसने बोला था? मार्टिन लूथर साहब ने इनके बारे में टिप्पणी करी थी। किसके बारे में? नागार्जुन के बारे में। बहुत बड़ा नाम है आपका। किन से जुड़ा हुआ? कौन से जुड़ा हुआ है आपका? बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है, ठीक है। चलो अब कनिष्क के टाइम पे दो व्यक्ति और हैं, वात्स्यायन और आपके भारवी। वात्स्यायन साहब क्या लिखते हैं? इनके टाइम पे बहुत सारा आपका विकास भी हुआ, कला शैली का भी हुआ है, साहित्य का भी हुआ है। वात्स्यायन ने कामसूत्र लिखा है। क्या लिखा है? तो उसमें वो बोलते हैं कि there are 64 ways to express their love to their loved one, ठीक है ना? उसके बाद में भारवी ने लिखा स्वप्नवास वदत्तम। आपको पढ़ाई थी डिटेल वाली क्लास में, है ना? स्वप्नवास वदत्तम, वास वदत्ता का सपना देखता है, ठीक है ना? इसको लेकर के भारवी का आपका ये क्या है, ठीक है ना? ये चीजें लिखी गई थी। ये सारे आपके कनिष्क के टाइम के, इतना थोड़ा ध्यान रहेगा। आगे चलेगा, अगला प्रश्न पे। सिंधु नदी, इधर से सिंधु नदी है और आपका इधर से गंगा नदी जहां पे हो रही है, उसके कन्फ्लुएंस पॉइंट पे और इसको वाटर शेड एरिया से पे कौन सा आपका शहर है? वाटर शेड एरिया बोले तो यहां से अलग जाएगा क्या? सिंधु का पानी इधर आएगा, उसका पानी पीछे ऊंचाई पे, तो वो है कौन सर? अंबाला, ठीक है ना? कौन सा है? कौन सा क्षेत्र है सर? अंबाला। क्या बोल रहा था? इन नदियों के तंत्र के बीच कौन सा क्षेत्र है जो जल क्षेत्र को पृथक करता है? अंबाला है जो दोनों के जल क्षेत्र को अलग करता है। वाटर शेड एरिया यहां से जाएगा, अब ऊंचाई पे ये पानी इधर नहीं आएगा सिंधु का, इधर से गंगा के इधर नहीं आएगा, तो ये अंबाला यहाँ पे रहेगा, ठीक है ना? अंबाला हो गया। आगे चलिएगा सर, आगे चलते हैं। आपका विश्व का सर्वोच्च पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार कौन सा है? गोल्डन पांडा पुरस्कार है। विश्व का सर्वोच्च पर्यावरण संरक्षण, ध्यान रखना। कैसे क्या बोला? इन्वायरमेंट के फील्ड में नहीं, पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में। दोनों बातों में अंतर है, अलग अलग है पुरस्कार। ये पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार गोल्डन पांडा है। और सर इसको देता कौन है? WWF देता है, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। पूरा नाम क्या है इसका? यहाँ पे लिख भी दिया आपका। कब से आपका ये आपका WWF बना कब था? 1961 में बना था। ये NGO है, गैर सरकारी संगठन है, ठीक है? इसका आपका यूएनओ से लेना देना कोई नहीं है, ठीक है ना? 1961 में एक गैर सरकारी संगठन बनता है WWF। इसका फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, ठीक है ना?
तो यहाँ पे बंजर भूमि वगैरह है ना, उसके संरक्षण के लिए आपका ये काम करता है कौन, आपका कौन, WWF। और यही आपका पुरस्कार देता है किसको, पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार देता है। और जिसमें क्या दिया जाता है सर, आपका गोल्डन पांडा पुरस्कार, पांडा होता है ना, ठीक है ना, भालू टाइप का। आगे चलिएगा, मधुमक्खी के डंक में क्या होता है सर, अम्लीय तरल होता है। और कौन सा अम्ल होता है सर, फॉर्मिक अम्ल होता है, हमने बता दिया था आपको, मधुमक्खी वाला, ठीक है ना। आगे चलते हैं, आपका सूरज की तरफ लेके आगे आपको क्या है, कैसे करके उसके बारे में बात करेंगे। ये पूछेगा तो उसकी जो किरीट या कोरोना के बारे में बात करेगा। कोरोना ये होता है, ठीक है ना। ओके, साधारण टाइम पे तो आपका फोटोस्फीयर दिखता है, ठीक है ना, ठीक है ना, फोटोस्फीयर वाला दिखता है जो आपका सामान्य दिखता है। और उसके टाइम पे किस पे, जो ग्रहण पड़ता है ना, उस टाइम पे केवल किरीट दिख पाता है, कोरोना दिख पाता है, ठीक है ना। कौन सा भाग दिखता है, यही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। उसके बारे में चलिए बात करते हैं। सूर्य की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं सर, कोरोना या किरीट बोलते हैं, क्या बोलते हैं आपका। थोड़ा इसमें सुधार करना है, सूर्य के पर्यावरण की बोलेंगे, ज्यादा सही रहता है, अदरवाइज उसके हिस्से की नहीं है ना ये। फिर से देखो, इसने थोड़ा गलत कराया, सूर्य के ये वाला नहीं, ठीक है ना। वहां पे तो ये फोटोस्फीयर हो सकता है, बट ध्यान रखना यहाँ पे देखेंगे तो क्या है, सूर्य के पर्यावरण का बाहरी हिस्सा कौन सा है सर, कोरोना है। कौन सा है आपका, कोरोना। एग्जाम में इसने जो भी पूछा उसको थोड़ा हमने सुधार दिया। कोयले के किस रूप में अधिकतम प्रतिशत में कार्बन पाया जाता है, एंथ्रेसाइट में। सर बढ़िया कोयले का मतलब ही है उसमें कार्बन की मात्रा ज्यादा हो, पानी या दूसरी अशुद्धियां कम हो। कार्बन जितना ज्यादा रहेगा उतनी एनर्जी ज्यादा देगा। एंथ्रेसाइट आपका नंबर 1 पड़ता है। दूसरे नंबर पे कौन सा है सर आपका, बी से बिटुमिनस। लिग्नाइट और पीट लास्ट में रखो तो लिग्नाइट आएगा बीच में। यही 4 किस्में जो आपके रहते हैं, हमने क्रम से बता दिया। सबसे खराब वाला कौन सा है, पीट है, ठीक है सर, चलो हो गया, ठीक है। सूचना पुनर्प्राप्ति सेवाएं, वेब सेवाएं, वेब सर्विसेज, WWW ये क्या आता है, वर्ल्ड वाइड वेब। और संचार सेवाएं, किस प्रकार की सेवाओं का वो है, तो इंटरनेट वाला, सिंपल सी बात थी, ठीक है ना। चलिएगा आगे, प्रसिद्ध कार्ले बौद्ध गुफाएं, इसका चित्र रह गया, किस राज्य में सर, महाराष्ट्र में है, पुणे में पड़ती है ये, ठीक है ना। यहाँ पे एक चैत्य 3 विहार है, काफी बड़ा है चैत्यगृह। चैत्यगृह क्या होता है, जहां पे आपका पूजा की जाती है। चैत्यगृह पूजा स्थल बोला जाता है, बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है, आपका बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है। और ये आपका पड़ता है आपका कहां पे, पुणे महाराष्ट्र में। कहां पड़ते हैं, कार्ले आपके चट्टाने भी है, कार्ले की चट्टाने, उनको काट करके बनाए गए ये, ठीक है ना। बौद्ध गुफाएं बोली जाती हैं कार्ले वाली। और यहाँ पे चैत्यगृह और 3 आपके विहार पाए गए हैं। और ये आपके कब बन के तैयार हुए सर, 80 BC में। कब बने आपके, शुरुआत किसी और ने करी, लेकिन फाइनल किसने करा, सातवाहन वालों ने। सातवाहन शासक हैं, उन्होंने इनको फिनिश किया। आगे चलते सर, पंचशील जो भारत और चीन के बीच संबंध के मामले में मार्गदर्शी सिद्धांत हैं, ठीक है ना, बन गए और इन बनाए गए थे और हस्ताक्षर किए गए 1954 में। कब हुए, पंचशील समझौता होता है। और हम कहते हैं भैया हिंदी और चीनी क्या हो गया, भाई भाई हो गए। इन्होंने धोखा दे दिया चीनियों ने, कब, 62 में युद्ध होता है ना, भारत और चीन से युद्ध होता है, हमने उस दिन भी बात करी थी, ठीक है ना। चलेगा, तो उससे पहले आपका समझौता ज्ञापन शामिल होता है, ठीक है ना, हस्ताक्षर होते हैं। और उसमें पंचशील सिद्धांत, क्योंकि 5 सिद्धांत हैं, तो उनको देखिएगा, एक दूसरे के क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता के लिए आपसी सम्मान करेंगे, एक दूसरे के क्षेत्र में आक्रमण नहीं करेंगे, ठीक है ना। एक पहली बात, हर देश चाहता भी है भाई तुम मेरी बाउंड्री मत आ जा, आपको रटना पड़ेगा कि लॉजिकली हो रहा है। पहला बात, बाउंड्री वाला ध्यान रखना। दूसरा, आपसी गैर आक्रामकता। पहले तो बाउंड्री का ध्यान रखेंगे, संप्रभुता का, मैं अपनी बाउंड्री का डिसीजन खुद ही लूंगा। दूसरी बात, आक्रमण नहीं करेंगे, दूसरा पॉइंट। तीसरा क्या कहता है आपका, दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। आक्रमण तो करेंगे नहीं करेंगे, दूसरे के मैटर पे नहीं। हम चाहे अपनी जनता को कुछ भी करें, तुम ये नहीं कहोगे यार इनको ये दे दो, तुम कौन होते हो भाई, फालतू के पुप्पा बने फिरे हो, ठीक है ना। पंचशील सिद्धांत में ये भी रखा गया, आंतरिक मामलों में तुम हस्तक्षेप नहीं करोगे। हमारे यहाँ पे कैसा चुनाव चल रहा है, क्या हो रहा है, आपको नहीं करना। सर पहला बताओ जल्दी से, एक दूसरे की संप्रभुता का क्या करेंगे, आपका
सम्मान करेंगे, ठीक है ना। क्या बोला आपका, क्षेत्रीय अखंडता या संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता कीवर्ड क्या है, क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करेंगे। दूसरा क्या है आपका, आक्रमण नहीं करेंगे। तीसरा क्या है सर आपका, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, पूरा डिटेलिंग करते हैं, कीवर्ड उठा लो। चौथा क्या है सर आपका, ठीक है ना, समानता। अब ये नहीं तुम भाई बोलो कि मैं बॉस हूं तुम जूनियर हो, समानता, इक्वलिटी। चौथा वाला कौन सा है, शांति और पारस्परिक लाभ, शांति बनाए रखेंगे और दूसरे एक दूसरे को प्रॉफिट देंगे, जिससे क्या हो बिजनेस वगैरह को लेकर के टाइप है। ये पंचशील समझौते में थे सर, ठीक है सर, कोई दिक्कत है यहां तक। तो ये आपका हो गया 1954 में साइन हुए थे, ठीक है। आगे चलिएगा, पौधों में किरीट पिटिका, ठीक है ना, क्राउन गैल डिजीज एक होती है, ठीक है ना, रोग हो जाता है, इसकी वजह से होता है। ये बैक्टीरिया क्या नाम है इसको, एग्रोबैक्टीरियम आपका ट्यूमिफेसेंस, इसने हिंदी में कुछ गड़बड़ कर रखा था, राइट आपका ट्यूमिफेसेंस। अब देखो कितना डीप इसमें बॉटनी वाला है, इसमें डाल दिया है। कुछ कुछ क्वेश्चन देखो एग्जाम में क्या होते हैं, मैं क्यों बोला 35+, कुछ क्वेश्चन डाले ही जाते हैं कि वो आपसे बनवाना नहीं चाहता, तो रिसर्च वाले डाल देगा, हालांकि ये सीजीएल का है, इस तरीके से है, ठीक है, चलेगा। तो क्या है आपका किरीट पिटिका जो होता है, ठीक है, एग्रोबैक्टीरियन, ठीक है ना, इसकी वजह से होता है ट्यूमिफेसेंस, ठीक है। दिष्ट धारा बोले तो डीसी वाले, दिष्ट धारा बोले तो कौन सी, उसकी आवृत्ति फ्रीक्वेंसी क्या होती है सर, शून्य होती है। अब जो एसी होती है ना, आएगी जाएगी ऐसे रहती है, डीसी तो ऐसी चलेगी, तो कोई आवृत्ति का है नहीं है, उसमें झटके रहेंगे ही नहीं। झटका कौन सी मारती है, एसी वाली। इसमें तो पकड़ लिया तो पकड़ ही लिए ना, ई करोगे ना ऊ करोगे, बस शांत हो जाओगे। जो एसी वाली आती है ना डायरेक्ट वाली, इसको पकड़ते 2-4 तो झटके मारती है ना, एसी ऑल्टरनेट करंट वाला, उसमें फ्रीक्वेंसी रहता है, कितनी जल्दी जल्दी आ रही है या धीमी धीमी आ रही है, उसमें रहेगा कैसी साइकिल है उसकी। लेकिन इसमें डिस्ट वाले में कोई आवृत्ति नहीं होती है, शून्य रहती है, सीधा चलती है। मेरी बात समझ में आ गई। डीसी मापन के लिए उपयुक्त उपकरण कौन सा सर, लौ चल लौह प्रकार, कौन सा वाला, चल लौह प्रकार। अब इसको थोड़ा शुद्ध और करें तो क्या है, ये दोनों के लिए यूज होता है, एसी डीसी के लिए भी। हालांकि ये गलत था इसका, बट बात करें बाकी ऑप्शन गलत थे, तो अंधा में खाने राजे को तो हमने तो ढूंढना ही था, उस हिसाब से ठीक भी था, क्योंकि ये डीसी के लिए भी रहता है, एसी के लिए भी रहता है। अब एग्जैक्ट बात करें, डीसी के मापन के लिए रहता है आपका कौन सा, पीएमएमसी। क्या रहता है आपका, पीएमएमसी। इसको कहते हैं परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल, ठीक है ना, स्थायी चुंबक चल कुंडली कॉइल जो रहता है, एक यंत्र रहता है, उस तरीके से उससे मापा जाता है, चलेगा। ईमेल का आविष्कार किसने किया था सर, कोई इंडियन है, क्या नाम है इनका, शिवा अय्यादुरई। ईमेल जो होते हैं ना, ईमेल का जो आविष्कार करा है ना सर, इंडियन ने कराया है, शिवा अय्यादुरई। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है ना, फिर से आपका ध्यान रखिएगा, वी.ए. शिवा अय्यादुरई, ठीक है ना, वी.ए. शिवा अय्यादुरई, ठीक है ना, चलेगा। किसका जैव उर्वरक के रूप में भी प्रयोग किया जाता है, किसका जैव उर्वरक के रूप में भी प्रयोग किया जाता है, तो सर है वो आपका अमोनिया। क्या है आपका, अमोनिया। बाकी आप कंफ्यूज रहे होंगे, ठीक है ना, वहां पे उसका प्रश्न क्या है सर, किसका जैव उर्वरक के रूप में भी उपयोग किया जाता है, सर अमोनिया है, ठीक है ना। आप देखोगे जो परंपरागत या प्राकृतिक रूप से आपके वो है आपके जैव उर्वरक वाले, तो उसमें तो राइजोबियम है। दूसरा कौन सा आपका एजोस्पिरिलम है, नील हरित शैवाल भी है, जो ब्लू ग्रीन एल्गी है ना, वो भी प्राकृतिक रूप से क्या माने जाते हैं, आपके जैव उर्वरक माने जाते हैं। तो ध्यान रखना, ये थोड़ा लेवल ऊंचा पड़ेगा, ठीक है ना, किस वाले में। चलो कोई बात नहीं, जितना समझ में आ रहा ठीक है। अब आ जाते हैं सर आपका सिरका, क्या आ गया, विनेगर, ठीक है ना, सिरका, जो जिसको आप लोग क्या बोलते हैं, छिरुका, छिरुका भाई मिर्च, वही है सिरका। क्या है आपका, हिंदी में इसको चुक्र बोलते हैं, क्या बोलते हैं अब कभी डाल दे कि चुक्र का फॉर्मूला बताओ, हिंदी वालों में ये भी तो समस्या है, इसलिए मैंने डालना पड़ा। सिरका तो खूब पड़ा था, खूब रट लिया, उसने बोला चुक्र का रासायनिक वो बताओ फॉर्मूला, जे का है भाई, अब सिरका है यार, सीधे बोल दो, ठीक है ना। बनाने के लिए सर क्या कौन सी प्रोसेस से होता है सर, किण्वन से सिरका बनता है, बहुत सारी चीजों से बन जाता है, ठीक है ना, एप्पल से बन जाता है आपका, किससे बन जाता है, आपके गन्ने से सबसे बेस्ट बनता है, ठीक है ना। उसके बाद में आपका किसे बनता है, आपका अंगूर वगैरह बहुत सारी चीजों से बनता है, जामुन का सिरका, इसका सिरका, उसका सिरका। आजकल तो ब्यूटी वाले जो चल रहे हैं ना, एप्पल से जो आपका जो है ना क्या विनेगर फलाना वो करके देखोगे तो बड़े बड़े ड्राम है इसमें, ठीक है ना। कुल मिला के क्या उसके रस को जो ना सड़ा सुड़ू के बनता है भाई, ठीक है ना। ओके चलो किया जाता है।
सिरका बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है सर? आपका एसिटिक एसिड का। किसका? एसिटिक एसिड का। सर इसका सिरका का वो क्या है? CH3COOH, CH3COOH, ठीक है ना। इसका साइंटिफिक नाम सर एथेनोइक एसिड। क्या है सर? एथेनोइक। पुराना आ चुका है क्या? गुड, अरे वाह, तब तो अच्छा। अच्छा, यहीं पे हम बात करेंगे सर इसका पीएच मान कितना होता है? 2.4 से लेकर के 3.4 तक। 2.4 से 3.4 सर एसिडिक है। एसिड है तो आपका रहेगा ना 7 से नीचे क्या होते हैं सर? एसिड। 7 से ऊपर बेस होते हैं, है ना। 7 न्यूट्रल है। 7 क्या है? न्यूट्रल है। मेरी बात समझ आई? बेस है क्षार, ठीक है ना। चलिए सर यहां बात होगी। अच्छा, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है सर स्प्रिट विनेगर। कौन सा वाला? जो गन्ने के रस से आपका प्रयोग करके किया जाता है। जो सामान्य होता है ना उसमें आपका एसिटिक एसिड कितना पाया जाता है? आपका 3 से 5%, 4-5% पाया जाता है। बट आप बात करोगे स्ट्रॉन्ग स्प्रिट की, विनेगर, स्प्रिट विनेगर की, तो सर 5 से लेकर के 21% तक एसिटिक एसिड पाया जाता है। इसलिए ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है कौन सा वाला? आपका गन्ने वाला। क्या करते हैं गन्ने वाले? गन्ने के रस को रखेंगे मटके वगैरह में और उसको गाड़ देंगे, उस तरीके से बनाया जाता है। डबल आपका प्रोसेस हो जाती है, पहले दारू बनेगा फिर उसके बाद बनेगा, तो डबल फर्मेंटेड भी होता है। कौन सा वाला? ये वाला। इसलिए इसको स्ट्रॉन्ग स्पिरिट बोला जाता है, ठीक है। ठीक है सर, चलेगा। आगे चलते हैं। आपका शांति निकेतन का निर्माण किसने किया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था। सर ये जो है ना आने वाली क्लास में वो विरासत आपके एक दिन में कराने वाला हूँ, ठीक है। सारे वाले एक एक दो करके केवल काम की चीजें मैंने अभी छोड़ा था क्योंकि इसको फिनिश करना था। शांति निकेतन अभी हमारा जुड़ाव भी है। शांति निकेतन और कौन सा? होयसाला मंदिर, ठीक है ना, उनको करवाएंगे आपके, ठीक है। तो उसमें ट्यून रहना आपका शांति निकेतन। इसलिए मैं इस पे ज्यादा डिटेल यहाँ नहीं करूंगा क्योंकि वहां पे हो जाएगी सर, ठीक है ना। शांति निकेतन का निर्माण किसने कराया? सर रविन्द्रनाथ टैगोर ने। हालांकि वो जो है ना उसको फाउंड किया था उनके पिताजी ने। क्या नाम था उनका? देवेंद्रनाथ टैगोर, ठीक है ना। बाकी सारी डिटेलिंग वहां पे, बस इतना ध्यान रखना ये आपका चर्चा में है और आ भी सकता है सर अभी भी, ठीक है ना। चलेगा। भारतीय प्रशासनिक सेवा सर इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, शॉर्ट में कहें तो IAS। क्या है आपका? भारतीय प्रशासनिक सेवा, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के प्रमुख की भूमिका कौन निभाता है सर? मंत्रिमंडल सचिव। कौन निभाता है सर? आपका कैबिनेट सेक्रेटरी। क्या बोलते हैं इसको? हर IAS अधिकारी जब IAS बनता है कोशिश करते हैं कि छोटी से छोटी उम्र में बन जाए। 20-21 साल में आप IAS बन रहे हो तो आपके चांसेस रहते हैं कि आप CS बन पाओ, कैबिनेट सेक्रेटरी। हर एक IAS का सपना होता है मैं ये बनूं। IAS बनने के बाद में सपना होता है इसका, ठीक है ना। क्योंकि ध्यान रखना ये जो है इतना पावरफुल होता है कि वास्तविक रूप से देश का मालिक यही है। नेता लोग तो जो है ना वो चुन के गए तो वो मुखौटे होते हैं, असल बाबूजी यही है कैबिनेट सेक्रेटरी। हर एक IAS का सपना होता है। IAS बनने के बाद में जब IAS बन जाते हैं तब आपके सपने रहते हैं मैं ये बनूंगा, ठीक है ना। सो दैट इज आपका। तो भारतीय प्रशासनिक सेवाओं का प्रमुख कौन है सर? मंत्रिमंडल सचिव, कैबिनेट सेक्रेटरी, ठीक है, चलेगा। और आपके चांसेस बढ़ जाते हैं आप यदि आप 21-22 साल की उम्र में आपका, ठीक है ना, IAS बन पाते तो ठीक है। I have planned something for someone, ठीक है ना। क्या ना ये जल्दी बनने के लिए एक और चीज होती है आपकी, आपको बहुत सारा बैकग्राउंड एफर्ट चाहिए। सामने वाला केवल रिवाइज करे, पढ़ने का तो मौका होता ही नहीं इनमें। इतना ज्ञान है कि एक जना तुम्हें सपोर्ट में चाहिए। ये तैयारी इतनी हो गई है आजकल, बहुत बड़ी तैयारी हो गई है। आपके लिए कोई पर्सनल असिस्टेंट चाहिए तभी होगा। बीच में थोड़ा डाउट हुआ था, वो केस आया था ना वो वाला ज्योति वाला पर ठीक है यार, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। उसमें कमी ज्योति मैडम की नहीं है, कमी उसकी रही थी ना, आपको डील करना नहीं आता। तुम्हारी मेंटेलिटी वही लोअर क्लास रही सर। जैसे उनका लेवल बढ़ रहा है तो आपको सपोर्ट सिस्टम बढ़ाना था, इमोशनल अटैचमेंट बढ़ाना था, आपने वो करना शुरू कर दिया। रियल एफर्ट को कोई वो भी नहीं करता है। उन्होंने मेहनत अलग करी, पैसा देना अलग बात है सर, इमोशनल सपोर्ट थोड़े ना दिया तुमने। बाद में तुम हक जता रहे हो, नहीं जी तुम मेरे अंडर काम करो। तुम हो कैसे सकता है, तुम DMO अपने लिए, मेरे लिए नहीं। तुम चिड़चिड़े हो गए, तुम्हारा ईगो हर्ट हो रहा है, मेल ईगो सामने आ गया। इधर आ जाओ। चलो सर, ये आपकी क्या दिख रही है? पृथ्वी कौन दिख रही है आपकी? चलो पृथ्वी की खोल पारेंगे आपका, चलेगा। शुरुआत में देखोगे पृथ्वी पे क्या है सर, इस तरीके से चल रहा था, ठीक है ना। बहुत सारे ज्वालामुखी हो रहे थे, पर्यावरण नहीं बना था, ऐसे करके था। शुरुआती जीव ऐसे थे। ऑक्सीजन का निर्माण यहाँ पे होता है शुरुआत में, ठीक है ना।
अर्थ की लेयर हमने कल परसों भी देखी थी थोड़ी बहुत, इसको और ढंग से देखेंगे तो आप पाएंगे यहाँ पे जाएंगे हम, ठीक है ना। चलेगा कैसे क्या है, ज्यादा सही ये देखेगा। पृथ्वी है ना ये, इसको जो है ना अलग अलग लेयर में देखेंगे तो भीतर क्या है सर आपका, भीतर क्या दिख रहा है, इनर कोर, कौन सा वाला, देखो भीतर वाला ये जो है ना कोर है पूरा, कौन सा वाला, ये वाला, और ये वाला क्या है सर, कोर है। और कोर को दो भागों में बांटा आपने, किसमें आपका, इनर कोर और आउटर कोर। ये वाला दिख रहा है इनर कोर और ये वाला आउटर कोर, ठीक है ना। उसके बाद में ये क्या दिख रहा है सर आपका, रेड रेड वाला मेंटल वाला। उसके बाद में दिख रहा है क्रस्ट वाला। ज्यादा सही और सटीक कौन सा है, अभी रुको, ये वाला ज्यादा सही रहेगा, ठीक है ना। चलेगा, इसको देखिएगा, इसमें डिटेलिंग ज्यादा है, ज्यादा अच्छा भी है सर। भूपर पट्टी के लिथोस्फीयर, फिर उसके बाद में आपका इनर वाला है। लिथोस्फीयर किससे मिलकर बन रहा है सर आपका, ये जो ना अपर मेंटल की अपर लेयर वो वाली हमने बात करी थी कल, ठीक है ना। और उसके बाद में जो क्रस्ट है सर, क्रस्ट कहां है सर आपका, जमीन पे भी है और जो महासागर उनके नीचे भी है क्रस्ट, इसको कहेंगे क्रस्ट, कौन सा, क्रस्ट। और उसके नीचे मिलेगा ऊपरी मेंटल की ऊपरी परत, ऊपरी मेंटल की ऊपरी परत, इसको कहते हैं अपर मेंटल वाली अपर लेयर, ठीक है ना, इस तरीके से। और उसके नीचे पाया जाएगा एस्थेनोस्फीयर। एस्थेनोस्फीयर कहीं अलग नहीं है, वो मेंटल का ही हिस्सा है। और इसी पे क्या है, ये दोनों मिलकर के लिथोस्फीयर बनाता है, क्या आपका, जो प्लेट होती है। प्लेट किसकी बनी रहती है, ये क्रस्ट के साथ साथ में आपका ये ऊपरी मेंटल की ऊपरी परत, वो बनाता है लिथोस्फीयर, ठीक है ना। यहां तक हमने बताया, देखो लिथोस्फीयर कहां तक लिया इसने, ये तो लिया, ये साथ में ये भी ले लिया, ये वाली लाइन भी ले ली, तो ये आपका लिथोस्फीयर। और यही क्या है, अलग अलग शिलाखंड क्या बनाते हैं, प्लेट बनाते हैं। प्लेट विवर्तन सुना है आपने, प्लेट टेक्टोनिक सुना है आपने, ये प्लेट चलती है। हमारा कौन सा, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, हमारी कौन सी प्लेट है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ठीक है ना। उसपे ये चलता रहता है। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट आपका किससे टकरा रही है, आपकी यूरेशियन प्लेट से, तभी तो हिमालय बना है आपका, ये पूछा जाता है ना एग्जाम में, ठीक है ना। तो ये हमारी बात होगी सर। ये आपका मेंटल है सर, कहां तक है आपका, ये आपका 2900 किलोमीटर तक मेंटल पाया जाएगा। 2900 किलोमीटर से लेकर के आपका ये भीतर तक देखोगे तो कितना है सर आपका, 600 सर आपके 63, ठीक है ना, 6378 आपका किलोमीटर है। सेंटर ऑफ द अर्थ यहाँ पे पाया जाएगा। इस तरीके से ये आपकी क्या हो गई, ये क्या है, त्रिज्या है सर पृथ्वी की, ये क्या है आपकी त्रिज्या, ठीक है ना। रेडियस है आपकी, यहां से लेकर के कहीं से भी चले जाओ तो दिस इज रेडियस, ठीक है ना। 6378 6378 नंबर याद रखना है, पृथ्वी का हुआ है रेडियस वाला, ठीक है। एसएनएसपीआर प्लास्टिक फॉर्म में हमने बात बताई थी। चलो आपके कुछ और बात कर लेते हैं सर। आपकी पृथ्वी की परपटी, पपड़ी बोला या परपटी शुद्ध में बोले या इसको क्रस्ट बोले, कोई दिक्कत, यहां तक आप वापस आओ, बहुत कंसेप्ट अच्छा वाला। का प्रमुख अंश मुख्य रूप से किसके द्वारा गठित होता है सर, ऑक्सीजन। और इसने एक बात कही, इसने ये नहीं बोला पूरी पृथ्वी में, फिर से सुनो मेरी बात, क्या बोल रहा हूं, पूरी पृथ्वी में नहीं, ये केवल बोल रहा है ये वाले ब्लैक वाले इससे कि ये मुख्य रूप से किससे बना है, तो उन्होंने बोला कि इसमें ऑक्सीजन ज्यादा है। पूरी पृथ्वी में सर लोहा ज्यादा है, ओवरऑल पृथ्वी की बात करोगे तो लोहा ज्यादा है सर। प्रश्न जब कठिन करना होता है ना, यहां से क्वेश्चन पूछ लेता है और आप आज के बाद में नहीं भूलोगे, ठीक है ना। मेरा काम यही है सर, जिंदगी में कोई भी बात हो ना उसको अपन सरल बनाने का काम है, ठीक है ना, तब तो ठीक है। इसके बाद में तुम्हें ये याद रहेंगे, घूमते फिरते बता दोगे, ठीक है ना। चलो क्या है सर आपका, एक क्वेश्चन हमने कर लिया। अब हम बात करते हैं परपटी में पाए कितने जाते हैं सर, 8 है मुख्य रूप से, और भी पाए जाते हैं वो छोटे छोटे हैं, मुख्य रूप से 8 पाए जाएंगे, 98% यही बनाते हैं, ठीक है ना। चलो इसको थोड़ा आपका क्या कर लेते हैं। ऑक्सीजन सिलिकॉन इन्होंने तो बोल दिया, ऑक्सीजन लगभग आपकी 47% है, तो 40.8 समथिंग कुछ करके रहता है, हमने राउंड फिगर में 47 कर दिया, ठीक है ना। 28% क्या है, ये है, तो कितना हो गया सर, 8 7 15 है, ठीक है ना। 15 और एक आंसर लगा, 3 और 4 7, लगभग 75% दो ही हो गए, ऑक्सीजन और सिलिकॉन। मेरी बात समझ आ रही है ना, बाकी भी हम करेंगे सर, लो आ जाओ। इधर देखो कौन सा वाला है, ये अभी मैं चर्चा किसकी कर रहा हूं, परपटी की। मैं फिर पूरी ओवरऑल अर्थ की बारे में बात करूंगा। तो ये हो गया आपका ऑक्सीजन और सिलिकॉन, इनकी हमने बात कर ली, लगभग 46-47%, और ये 28% आया ना, बाकी को भी हम करेंगे। उसके बाद में एल्यूमिनियम पाया जाता है, कौन सा पाया जाता है आपका, एल्यूमिनियम पाया जाता है, ठीक है ना, लगभग 8%, बाकी को गोली मारो, ठीक है ना। फिर आपका ये पाया जाता है, आयरन पाया जाता है, कितना आपका 4.9 समथिंग करके, तो राउंड फिगर में आपका 5, कितना आपका 5%। कैल्शियम पाया जाता है
उसके बाद में आपका सोडियम पाया जाता है आपका लगभग 2.8 और ये पोटेशियम पाया जाता है। उसके बाद में मैग्नीशियम पाया जाता है। उसके बाद में बच गए 2% में सब रह गए। उसमें आपका निकेल भी है और उसमें क्या है आपका कार्बन वगैरह भी है, बस सब टाइटेनियम वगैरह सब उसमें रह गए 2% में। मारो गोली, इसको करना है। अच्छा, इसका बनाओ कुछ। ये ऑक्सीजन है, सिलिकॉन है, एल्यूमिनियम है, लोहा है और ये क्या आपका कैल्शियम है और आपका क्या है सोडियम है, पोटेशियम है और आपका मैग्नीशियम है। आपके एक मामा की कहानी सुनाऊं मैं, आपके रणवा मामा की, लड़कों में से, ठीक है ना। लड़कों थारा एक मामा था, वो था रडुआ, ठीक है। उसका भांजा गया। अब देखो बड़ी दिक्कत रहती है खाने पीने बनाने की। शाम में झुरमुट में पहुंचा, मामा खा पी के अपना टन जो है ना, क्या है ना, खाना खा पी के तैयार था। अब सोने की तैयारी कर रहा, तब पहुंच गया। मामा नमस्ते, पहुंच गया। मैंने ठीक है, आ गए, चलो ठीक। और बाकी सब ठीक है। सोने की तैयारी थी, खाना पीना के टाइम पे खत्म हो गया था। तब ये खाना पीना क्या मामा बना लो, कि कितनी रोटी खाएगा ये बता, ठीक है। तो कहता है मामा खा ही लूंगा 5-6 तो, कि 5-6 मेरे हाथ की। तो कहे ठीक है मामा, मैं खा लूंगा, 4 तो खा ही लूंगा मैं। 4 वो भी मेरे हाथ की। तो सोचने लगा भाई हो सकता है मामा है रडुआ, मामा है मोटी मोटी बनाता होगा, बड़ी बड़ी बनाता होगा, 4 तगड़ी पड़ जाएंगे। मामा 3 खा ही लूंगा मैं। 3 वो भी मेरे हाथ की। तो पता है मैं कितनी बड़ी बनाऊं। तो मामा ये तो खा ही लूंगा मैं। तो मेरे हाथ की एक, पागल आदमी, मेरे हाथ की एक, कि मामा आधी तो खा ही लूंगा। तो कहता ला ये रहा पानी, और इसको पी ले। आधी रोटी के लिए क्या चूल चढ़ाऊं मैं। ओ से लो, कैसे पाऊं मैं, कैसे पाऊं मैं। बनो 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 बनो। उसने ये ना कहां से आ गए भाई। ऑक्सीजन देखो, पोने का मतलब क्या होता है राजस्थानी में, रोटी पोली पेवली। पो में कैसे हो, कैसे पाऊं। ओ सेलों को गाली दे लो यहाँ पे, ओ साले कैसे पाऊं मैं। वो लोग क्या दिख रहा है, ओ साले कैसे पाऊं मैं, ठीक है ना। ऑक्सीजन सिलिकॉन OClO, साले ने बोलेंगे ClO, OClO कैसे पाऊं मैं, ठीक है ना। अब हो गया ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, लोहा, कैल्शियम, आपका सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम। ये हो गया, सेट हो गया ना। उस सालो कैसे पाऊं मैं, पहुंच गया भाई, ठीक है ना। बींद नहीं तो बैठी ना है, खुद ही पोना पड़ेगा। तो उसने बोला, मन में कह रहा है, उससे लो कैसे पाऊं मैं। ये कहां है सर, आप परपट्टी पे बैठे हो, ऊपर कहां पे, भूमि पे। वहां की बात है, कहां की है, ऊपर की बात है। ऊपर नॉर्थ में ना, ऊपर नॉर्थ में ऐसे ही गाली दी जाती है ना, वो से लो कैसे पाऊं मैं, याद रहेगा ना। तो ये हो गया सर। ऑक्सीजन कितना है सर, अब इसको थोड़ा वापस लेके जाते हैं, फिर से कहानी सुनिएगा। OClO कैसे पाऊं मैं, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, OClO, एल्यूमिनियम 8%। सर उनका डिटेल करेंगे। ऑक्सीजन आपके लगभग 40% है ना, 40 समथिंग, 40-47 लगभग में चल जाएगा। और सिलिकॉन आपका 28%, ए से एल्यूमिनियम आपका 8%। प्रधान जी, ऑक्सीजन वो आपका, सिलिकॉन आपका 28%, एल्यूमिनियम आपका 8%, लोहा आपका 5%, OClO के, कैल्शियम आपका 2.3 कुछ था ना, 3.6 है।
ठीक है ना, लगभग 4% है, तो कितना हो गया आपका क्या कैल्शियम, ठीक है ना 3.6 है। उसके बाद में कैसो, ठीक है ना, तो सोडियम आपका 2.8, उसके बाद में पोटेशियम आपका 2.6 और मैग्नीशियम आपका, चलो ठीक है, ये भी याद हो जाएगा, एक दो बार कर लेना। 2.0 है, 2 से नीचे कुछ भी नहीं है, 2 से नीचे कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। ये अवरोही क्रम में सर मैंने सजा दिया, वो सेलो कैसे कहूं मैं, कहां पे नॉर्थ में बोला जाता है, और साउथ में मैं बात करूंगा। अब आपको नाम तो पता ही है सर, अब सुनो, साथ में साउथ के नाम तो आपको बताइए। अब बात करेंगे पूरी पृथ्वी में सर, पूरी पृथ्वी में हम बात करेंगे कि क्या होता है सर, लोहा सबसे ज्यादा होता है 32%। ओवरऑल पृथ्वी के बारे में बात कर रहा हूं मैं, आप परपट्टी के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। ये प्रश्न आता है सर, ओवरऑल आपके भूपरपट्टी में सर ऑक्सीजन ज्यादा है, शुरू के 2 याद रख लो ना, एग्जाम में ज्यादा नहीं आते सर, शुरू के 2 ऑक्सीजन सिलिकॉन ओसी। उसके बाद में आईओ, ये आपका, ये देखो ऑक्सीजन 30% है पूरी पृथ्वी में, परपट्टी में बहुत ज्यादा है सर, लगभग 47% अंतर है। पूरी पृथ्वी में सर लोहा ज्यादा है सर, कोर में तो 88% लोहा है, जो कोर बनी हुई है ना 88% आपका क्या है। उसके बाद में दूसरे नंबर पे क्या है, निकेल है सर 5%। उसके बाद में आपका लगभग 4% है कौन सा, सिलिकॉन, ठीक है ना, सॉरी सल्फर, भीतर आपका सल्फर वाला, ठीक है ना। तो ये मेरी बात होगी सर। तो अब आइएगा क्या, तो ये आयरन, फिर ऑक्सीजन, फिर उसके बाद में सिलिकॉन, और ये मैग्नीशियम, सल्फर, निकेल, कैल्शियम और आपका एल्यूमिनियम, ये बनाना है इसका निमोनिक इसी से बन जाएगा। आईओसी मान, आईओ साउथ वाला यानी अंदर, पृथ्वी के अंदर आईओसी माइन, सल्फर को बोलेंगे सफर, है ना, सफर, निकलेऊ, कैल्शियम एल्यूमिनियम, एल्यू निकलेऊ। आईओसी में सल्फर निकलेऊ, क्या करो जो बन पा बेटा, पहले सीख लो ना। आईओसी में सफर से, सफर दिमाग में रखना, लेकिन बोलना सल्फर, सल्फर निकल, पर नहीं बोलना है, सल्फर निकल, निकले क से कैल्शियम और आपका एल्यूमिनियम, निकल एल्यूमिनियम, ठीक है ना। आईओसी में आयरन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, आईओसी मैग, आईओसी मैग, मैग्नीशियम, भाई सल्फर, उसके बाद में निकेल, उसके बाद में आपका कैल्शियम, उसके बाद में सर इससे ज्यादा ड्रामे ना करवाओ मेरे पे, अभी आपके सामने बन गया यार, जो भी है आपको समर्पित है, लीजिएगा। सर आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपका बहुत हो गया, इधर चलिएगा। सिनेबार या जिसको हम सिंदूर बोल देते हैं, ठीक है ना, सिंदूर का सर वो क्या है आपका, HGS, मरकरी सल्फेट, कौन सा आपका मरकरी, इसलिए बोला जाता है ये जो ना लगा लेते हैं वो दिक्कत हो जाती है। आजकल सर क्या हो रहा है, इस सिंदूर में भी ना बड़ा ड्रामा होना लगा है। क्या होता है सर आपका, ये नकली सिंदूर आ रहा है, लेडीज लगाती है ना, गंजी हो गई सारी सारी। वैसा इंसान जो है ना इतना खतरनाक हो गया है कि जो कफन होता है ना उसमें भी घोटाला कर लेता है। तो आजकल वाली पूरा लगाती नहीं है, ले बेटा इतनी सी सेटिंग कर ली, बस दिखना चाहिए कि हाँ है। ये लाल झंडी कटरा होता है कि बेटा नाउ बुक्ड, ठीक है, इसका फायदा भी रहे, सामने वाला चांस ही नहीं आ रहा है भाई, ऑलरेडी नाउ इट्स ओके। सिनेबार या सर सिंदूर आप जानते हो, मरकरी सल्फेट, चुप है, एक आयस का सर किसका, मरकरी का, HG में है ये, ठीक है। एक बार क्या हुआ बताऊं मैं, राम जी आने वाले थे, बेटा शांत रहो, ठीक है, राम जी आने वाले थे, माता सीता जल्दी से सिंदूर लगा रही थी, वो भूल गई थी, क्योंकि उनके दर्शन से पहले सिंदूर लगना चाहिए, नहीं तो अपशकुन माना जाता है ऐसे करके, ठीक है ना, लगा रही थी।
हनुमान जी आगे, माते की कर रही हो? नहीं, सिंदूर लगा रही हूँ। तो इससे क्या होता है, तो बच्चे होते हैं नहीं, वैसे ही वो बचपना सा रहता था उनका उनके साथ में, ठीक है ना। देखो हनुमान कितने विनम्रता का प्रतीक है। चारों वेदों की ज्ञाता है, सीता 3 वेद की है, राम 2 वेद के, लो ज्यादा पढ़ी लिखी, ये सच है, ठीक है ना। 2 वेद ही जानते हैं, पढ़ाई लिखाई करी थी। सीता 3 वेद, हनुमान जी 4 वेद, ठीक है ना। विनम्रता फिर भी ज्यादा है। अब पूछते हैं मैं यही सिंदूर क्यों लगा रही हूं? इससे ना बेटा प्रभु खुश हो जाते हैं, देखते ही खुश हो जाते हैं सिंदूर से। अच्छा माते, मैं चलता हूं। मैं फिर गए भाई साहब, पूरे शरीर पे पोत लिया। अब पहुंच गए सामने, सीधा बोलते हैं बेटा ये क्या किया? मैं आप ही नहीं तो बोला था, प्रभु जो है ना प्रसन्न हो जाते हैं, ठीक है। तो ये तो मैं विनम्र और भोले भी हैं वो, ठीक है ना, चलेगा। अरे भोले क्यों ना हो, भोले का ही तो रूप है, शिव के अवतारी है ना, शिव अवतारी, इस तरीके से, ठीक है, चलेगा सर। तो ये है आपका, ऐसा माना जाता है कि हर त्रेता युग में राम आते हैं, हनुमान अमर है, वो कभी जाते नहीं है। जब अंतिम समय होता है ना जाने का, तो राम जी को जो जाने ही नहीं देते हैं, इतना प्यार करते हैं कौन? हनुमान, कि नहीं जाएंगे। कहते हैं एक वहां पे आता है कि जैसे ही आपका उनको जाना होता है, सीता जी पहले चली गई, धरती फटी पटी पटी चली गई, शेषनाग वो भी चल लिए, ओके प्रणाम प्रभु जाते हैं हम, मैया गई और रह गए अकेले। राम जी को भी जाना है जल्दी, पहले से वो पहुंच गए यार, क्योंकि लेट पहुंचेंगे तो डांट पड़ेगी। हनुमान जी कहे नहीं प्रभु नहीं जा सकते आप। इनके बोले फल कर रहा हूं कैसे फायदा उठाते हैं, ठीक है ना। तो क्या किया, ऐसे किया, वो जो दरारें थी वहां पे जो ना अपनी अंगूठी वो कर दी, वो कहता है उप्स हनुमान देखना प्लीज, कहीं पे मेरी जो ना रिंग वो चली गई है। अरे प्रभु अभी लाया मैं। वापस गए, जैसे जाकर के पाताल लोक वगैरह पहुंचे तो वहां पे दूसरे लोग पाए जाए, ठीक है ना। उनसे पूछते हैं तो क्या हुआ कि यहाँ पे तो अंगूठियों के ढेर पड़े हुए हैं। क्या पड़े हुए हैं? अंगूठियों के ढेर पड़े हुए हैं। तो पूछते हैं कि ये क्या, ये कौन सी अंगूठी? कि तुम फिर से बेवकूफ बन गए, कि क्या कि इस बार भी राम जी आपको यही छोड़ गए, ठीक है ना। तो वो करके रहता है, इतना विनम्र और इतना प्रेम भाव उनके साथ में, वो जाने ही नहीं देते उनको। एक और पूछा गया था, बताओ मैं इसका एक काट दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं, तो सुनो। सीता जी यहाँ पे बैठी हुई हैं, इधर आपके राम बैठे हुए हैं और उधर हनुमान है। देखो अनकंडीशनल लव देखो उनका कैसा है, मेरी बात सुनना। जब हनुमान राम की तरफ देखते हैं तो ऐसे कर लेते हैं, साइड में इधर उधर देखते हैं, ठीक है। वो नहीं देखते हैं तो फिर हनुमान को देखते हैं बालक की तरह कि मेरा बच्चा, ऐसे करके। सीता बोली कि यार भगवान एक चीज बताओ ये क्या तरीका है? बेचारा जब देखता है तो तब देखते नहीं हो, नहीं देखता है तो देखते हो। तो उन्होंने बोला सीते आप नहीं जानते हो मैं इसका इतना कर्जदार हूं, और आपने कभी देखा है कि किसी के कर्ज लिया हो आंखों में आंखें डाल लो, ठीक है ना। इसके बिना तो मैं हूं ही नहीं है, तो वो करके रहता है, चलेगा। इतनी कहानी होता है। सिंदूर से याद आ गई यार उनकी कहानी, चलेगा। मैनेजमेंट के सबसे बड़े गुरु है ना सर, वो हनुमान माने जाते हैं, ठीक है ना। हनुमान चालीसा केवल वो कथन नहीं है, वो जो ना हमारे ज्ञान को जो ना उस वे में डाला गया है। अदरवाइज पढ़ोगे ना बहुत सारी चीजें हैं उसमें, मैनेजमेंट के गुण सिखाए गए। असवर दीन जानकी माता, ठीक है ना, उस तरीके से बहुत सारी चीजें, अभी टाइम नहीं है, ठीक है ना, अंतिम पड़ाव चल रहा है आपके साथ में, ये हनुमान चालीसा थोड़े ना पढ़नी सर, वो धार्मिक बना दिया गया, अदरवाइज ये चीजें बहुत काम की थी। मैनेजमेंट के गुण दिखाए गए हनुमान को, ठीक है ना, कैसे क्या करते हैं सारी चीजें। सर बैंडेड क्वीन एक मूवी आई थी, उसमें जो मुख्य भूमिका निभाई थी वो निभाई थी किसने? आपका सीमा विश्वास ने बनाई थी। बैंडेड क्वीन बनी थी आपकी किस पे? आपका उसको चंबल की वो जो थी ना डकैत वाली, क्या नाम था? नहीं बोलो बोलो, हाँ बाद में सांसद बनी, हाँ फूलन देवी, फूलन देवी एग्जैक्टली, फूलन देवी, ठीक है ना। चलो अरे ठीक है आगे चलते हैं सर। आपका अशोक वंश किस वंश से, राजवंश से था? सर बहुत पढ़ लिया अपन ने, मौर्य वंश से था।
आपेक्षिक घनत्व की यूनिट क्या है सर आपका? किलोग्राम पर मीटर क्यूब। जब आप घनत्व की बात करें, क्यों आपके ऑप्शन कोई सही नहीं थे, मैंने केवल सही वाला रखा, तो गलत वाला रखा क्यों? मैं रखूंगा सही वाला, इसलिए अब रखी कौन सी है आपको पता होनी चाहिए है, तो एग्जाम में कोई भी दे दे तो क्यूब में चाहिए प्लस आपकी, ठीक है ना। अपेक्षित घनत्व वाली हो गई। सर इसको मापने का यंत्र कौन सा है सर? हाइड्रोमीटर। कौन सा वाला है? ठीक है ना, चलेगा। यंत्र है आपका अपेक्षित घनत्व को, रिलेटिव जो डेंसिटी को मापने का, ठीक है ना। ग्रहों के मामले में एनाटॉमी ऑफ द अर्थ हमने सारी चीजें कर ली थी कल परसों वाले में, हो गया था सर हमारा, ठीक है ना, चलेगा। ये बादल आपके, ठीक है। भारतीय संविधान को अस्तित्व में कब आया था? भारतीय संविधान कब अस्तित्व में आया? 26 जनवरी 1950 को, आपको पता है, ठीक है ना। गणतंत्र दिवस इस वजह से मनाया जाता है। आई टू हैड ए लव स्टोरी, ठीक है ना, मेरी भी लव स्टोरी रही है। इस तरीके से आपका एक पुस्तक लिखी है, किसने लिखी है सर? रविंदर सिंह ने लिखी है। और यहाँ पे आपके में गलत लिखा हुआ था, यहाँ पे ऑय करके लिखा हुआ था, असल में क्या है? आई है वो, ठीक है ना। आई टू हैव ए लव स्टोरी लिखी है रविंदर सिंह ने, इंग्लिश का नोबेल है, इंग्लिश के आपके नोबलिस्ट हैं, ठीक है ना, याद रखिएगा, चलेगा। ऐसा है ना, ये आपके लगभग 6 साल में बेस्ट सेलर रही थी, इसलिए एग्जामिनर ने उठा के पूछ लिया। आगे चलिए, लठमार होली आपकी बरसाना में होती है, आपको पता है सर, ठीक है ना। उसके बाद में कुछ मेले हैं सर, और उनके आयोजन स्थल हैं सर, कौन से हैं? बटेश्वर मेला आगरे में सर, पशु मेला है बटेश्वर वाला। अच्छा ठीक है, आपने गीत सुने इनके, चलोगा। देवा मेला लगता है सर बाराबंकी में। देवा मेला कौन लगता है? कहाँ लगता है सर? बाराबंकी में। हरिदास जयंती मनाई जाती है वृंदावन में, हरिदास जयंती मनाई जाती है। सर हरिदास कौन थे आपके? गुरु थे किसी के? बताओ, म्यूजिक से रिलेटेड है, जल्दी बताओ। हाँ हरिदास नहीं हो, कोई और है। चलो चलो, नौचंदी मेला कहाँ का सर? नौचंदी मेला मेरठ का, ठीक है ना। अब आ जाओ अगला प्रश्न, ये आपके आ चुके हैं, इनको कर लेना एक बार। चित्रकला की मुगल शैली का आरंभ किया गया था सर, हुमायूं ने किया था। अब सुनो सर, 2 अंतर रहेगा इसमें, घने सारे दे रखे थे। अकबर भी दिया था, अकबर का पप्पा हुमायूं भी दिया था। बाबर तो बेचारा लड़ता रह गया, बाबर के बाद में कौन आए? हुमायूं, ठीक है ना, ठीक है ना, वो भी बाहर रहे। लेकिन क्या उसके बाद में क्या हुआ? चित्रकला शुरू कर दी। किसने शुरू करी? आरंभ करी हुमायूं ने, ठीक है। उसके बाद में अकबर के दरबार में भी कुछ आपके बसावंत वगैरह, ठीक है ना, आपके 2 चित्रकार रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद में दसवंत बसावन ऐसे कुछ करके, दसवंत और बसावन, ठीक है ना। उसके बाद में सर बात करेंगे जहांगीर के बारे में, तो सबसे बड़ा शौकीन है सर जहांगीर, किसका? चित्रकारी का। स्वर्णकाल माना जाता है जहांगीर के टाइम पे, सलीम अकबर का बेटा, ठीक है ना। अच्छा, जहांगीर का बेटा कौन है आपका? शाहजहां। वो वास्तुकला का प्रेमी है, वो चित्रकला का काम है, ऐसा नहीं बिल्कुल उसको हेट करता, चित्रकारी भी है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रेम करता है वो वास्तुकला को। उसने बिल्डिंग बनवाई बहुत सारी। तो जहांगीर आपका स्वर्णकाल माना जाता है, जहांगीर काल को, किसका? चित्रकला का, ठीक है ना। आगे बात करेंगे आपका संगीत शिक्षा प्रदान करने के लिए, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश में स्थापित प्रथम संगीत में आपका महाविद्यालय कौन सा? आपका भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय, कौन सा आपका? ठीक है। नवोदय में हमारे 7th क्लास में हमारी म्यूजिक टीचर ने ये लिखवाया था उस टाइम पे, भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय लखनऊ, ये है, ये पूछे जाते हैं आपके, ठीक है ना। हाँ भातखंडे, ये भातखंडे बेटा, भारतखंडे नहीं है, भातखंडे है, सही है, ठीक है। हाँ हाँ, तो पूछ ज्यादा लंबी होगी तुम्हारी, चलो आ जाओ। अब अगला क्या है सर? कजली किस ऋतु का लोकगीत है सर? वर्षा ऋतु का। अरे कजली ना होकर के क्या होता है? कजरी होता है। क्या होता है आपका? कजरी। कजरी जो है सर आपका मिलान में आया था, वो अवधि में है सर। किसमें? आपका अवधि में, अवध प्रदेश में सर। स्पेशली मैं बात करूंगा मिर्जापुर, यूपी में है। आप देखो कहां पे आपका, अरे कहां है भाई? मिर्जापुर वाला इलाका देखो, यहाँ पे, यहाँ तो सोनभद्र पड़ोस में मिर्जापुर, ठीक है ना। इस वाले इलाके में बहुत ज्यादा प्रेवलेंट है कजरी, ठीक है ना, ये रहता है। तो कहां है भाई? तो कौन सा आपका? मिर्जापुर वाले में, और सावन के महीने में गाया जाता है। कौन? कजरी, अवधी भाषा में है सर। और आपका एक क्वेश्चन आया था, एक कौन सा था आपका? एक बिरहा था, क्या था आपका? बिरहा किसमें है आपका? भोजपुरी में, ठीक है। उसके बाद में आपका ये कजरी किसमें? आपका अवधि में। उसके बाद में एक और था आपका, एक रसिया था, रसिया किसमें? और एक और था आपका मलान, वो भी आपके क्या है?
ब्रज क्षेत्र का ही है, कोई दिक्कत नहीं। कौर भी है, ब्रज ही, इनमें दोनों में डाल सकता है वो, कोई दिक्कत नहीं, दोनों ही ब्रज वाले में भी आ जाता है, दोनों इसी क्षेत्र में, ठीक है ना। आला कहाँ का है? बुंदेलखंड का। सर ये जो है ना बड़ा मिठास वाला रहता है, कौन सा वाला? कजरी वाला। आप आवाज नहीं करेंगे, सुनिएगा। तो हमारी एक मैडम थी, 7th क्लास में हम थे, 7th क्लास में हमें बच्चों की तरह वो किया गया था, नया था, पहला था, हमारा कोई सीनियर था नहीं, तो जो प्रिंसिपल आते थे ना बच्चों की तरह ट्रीट करते थे, बहुत अच्छा। तो हमारी दूसरी जो प्रिंसिपल मैडम मिली, तो पढ़ाई लिखाई छोड़ के जो ना जैसे छुट्टी होती थी, आ जाओ सवेरे गीत गाएंगे, ढोलक लेके बैठ जाती थी। तो तब उन्होंने कजरी पेश किया था उस टाइम पे, बड़ा अच्छा भी लगता था उन्हें। म्यूजिक में वो था, ज्यादा कोई पैसा था नहीं, हम न तो हाई स्कूल में, कुछ में 6ठी 7वीं क्लास के बच्चे थे, तब वो रहता था। तो तब हमने पहली बार कजरी सुना था वो करके। तो एक आपके बड़े कवि रहे, उनका नाम है आपका, पता नहीं, कुंवर करके नाम है उनका, कुंवर करके नाम है, वो नहीं रहे अब दुनिया में, उन्होंने ये गीत लिखा था वो करके। तो वो कहते हैं क्या, कजरी बाबुल के अंगना जाइयो। कई बार क्या ना स्टोरी यहाँ से बनती है कि जैसे एक लड़की है ना उस साइड में, बुंदेलखंड वाले, सॉरी उस वाले इलाके में, ठीक है ना, पूर्वी वाले में, कौन से वाले में आपका, अवधि वाला प्रदेश कौन सा है, पूर्वी उत्तर प्रदेश वाला, उस वाले रीजन में। कई बार वहां पे जो है ना थोड़ा ज्यादा माना जाता है रिश्तों को, ठीक है ना। लड़की ब्याह के चलेगी, अब उसके जो ससुरालियां है ना क्या कर रहे हैं, दहेज वगैरह के लिए प्रताड़ित कर रहे हैं, जा भी नहीं सकती, वो भी नहीं कर सकती, सारे रिश्ते नाते उस चक्कर में क्या हो रखे हैं, ड्रामे हो रखे हैं, उसको भेज ही नहीं रहे, लाओ दहेज दो, ये दो, उसको परेशान कर रहे हैं। तो वो जैसे ही अलग अलग त्योहार आते हैं ना, तब थोड़ा कुड़न सी होती है, अपने घर की याद आती है, बचपन की सखियां, वो सारी चीजें उस गीत में उन्होंने प्रयोग है। वो कहते हैं ना, कजरी बाबुल के अंगना जइयो, जइयो बरसियो कहियो, कहियो कि हम हैं तोरी बाबुल की अखियां, नहीं बिटिया की अखियां, उस तरीके से। फिर अगला उसमें बोलते हैं कि कजरी भैया के अंगना जइयो, जइयो बरसियो कहियो, छू छू कलाई कहियो, कहियो कि हमें तोरी बहना की रखियां। इस तरीके से वो गीत है, बड़ा प्यारा सा लगता है। जो वो शैली है ना कजरी शैली, ऐसा है कि आपके अंदर जो ना वो दर्द सा महसूस हो जाएगा, वो दर्द उसमें छिपा भी रहता है, ठीक है ना। चलिए यही है ये, चलो ठीक है, यहीं पे मैं नहीं बता रहा हूँ। धर्म चक्र परिवर्तन की मुद्रा में बैठे हुए भगवान बुद्ध की प्रतिमा यूपी के किस संग्रहालय में सुरक्षित है सर? सारनाथ में। धर्म चक्र परिवर्तन, धर्म चक्र परिवर्तन का मतलब क्या है? सारनाथ में ही उन्होंने पहला आपका भाषण भी दिया है ना, धर्मोपदेश है, ठीक है ना। और वो कहाँ है सर? पुरातत्व संग्रहालय कहाँ आपका? सारनाथ वाला वहीं पे है। और यहीं पे एक और आपको पता हो क्या है आपका, जो अशोक स्तंभ वाला है ना, राज की चिन्ह है, वो भी वहां पे सारनाथ में रखा हुआ है। न्यूमूर द्वीप किस देश के साथ में विवाद है सर आपका? बांग्लादेश के साथ में। देखो यहाँ पे पड़ता है न्यूमूर आइलैंड, यहाँ पे पड़ोस में पड़ेगा। इंडिया ने भी इस पे क्लेम करा, और किसने करा आपका? बांग्लादेश ने भी, ठीक है ना। आप बात करो इसमें ना आधा है। इंदिरा गांधी ने क्या किया, अब तो वो डूब सा गया है, वो बात अलग है, ठीक है ना। तो हम कह देते हैं ठीक है तू ही ले ले सारा। इसमें क्या था कि आधे हिस्से पे तो इंडिया था, जब तक विवाद वो नहीं था, आधे हिस्से पे वो था। न्यूमूर द्वीप एक्चुअली चर्चा में इसलिए आ जाता है अखबार में, पुरानी जो घाव खराते ना, इस चक्कर में पूछ लिया इसने, तो मैंने बता दिया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे बहुत छोटा है सर, उसका है भी नहीं है। इंदिरा जी ने फिर वो दे भी दिया था, ठीक है तुम लो यार। तो ये न्यूमूर द्वीप विवाद किस देश के साथ में सर? बांग्लादेश के साथ में। यूपी में भाबर की तंग पट्टी, पतली पट्टी कहां पाई जाती है सर? तराई क्षेत्र के ऊपरी भाग में। सर आपको पता है भाबर क्या है? कंकड़ पत्थर है, और यहीं पे नदियां आपकी क्या हो जाती हैं? गायब हो जाती हैं। निकलती कहां है? तराई में। तो इसका मतलब तराई से तो ऊपर होगा, है ना, कराया था ना डिटेल क्लास। तराई से ऊपर है तो क्या है आपका? भाबर है। ये खादर बांगर नहीं है, खादर बांगर अलग है। खादर खाद वाली क्या है? नदियों के द्वारा लाई जाने वाली उपजाऊ मिट्टी। बांगर पुरानी खादर, ठीक है ना, ठीक है ना, बस पुरानी जलोट, ठीक है। नई जलोट क्या है? खादर, ठीक है। अच्छा सुनो, कौन सा पत्रकार है जिसने अपनी आत्मकथा लखनऊ बॉय के शीर्षक से लिखी? विनोद मेहता है। कौन आपके? यानी कहने का मतलब ये पत्रकार भी छोड़ दो, ये ध्यान रखो, आत्मकथा है लखनऊ बॉय, किसने लिखी है? कौन कट कट कर रहा है? साहू विनोद मेहता, ठीक है ना। आगे चलिएगा। यूपी में नक कटैया मेला, हाँ नक कटैया मेला लगता है सर इलाहाबाद में। सर इलाहाबादी डेंजरस भी होते हैं, नक काट देते हैं। कहां सर? इलाहाबाद में। आगे चलिएगा।
मेला और त्योहार के बारे में बात करेंगे तो सर इधर देखिएगा, पशु मेला सर बटेश्वर में लगता है, तो आगरा अभी अभी हमने करा था। ये द्रुपद मेला सर वाराणसी में लगता है, द्रुपद मेला वाराणसी में लगता है। और गोविंद शाह मेला लगता है अम्बेडकर नगर में। उसके बाद में माघ मेला लगता है सर इलाहाबाद में, माघ मेला, ठीक है ना, माघ मेला। इसी टाइम पे आपका गंगा वगैरह नहाने जाते हैं सर। आगे चलेगा, आगे लेके चलते हैं आपका, इसका एवोल्यूशन देखते हैं। पहले आपका कैंडल लाइट चला करती थी, है ना, उसके बाद में सर ये आया बल्ब, है ना, घनी सारी बिजली खींचता है। उसके बाद में सर आए आपके CFL, कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लाइट, ठीक है ना, CFL आए। उसके बाद में आए सर LED, लाइट इमिटिंग डायोड, ठीक है ना। अच्छा, इसकी समस्या क्या है, इसमें जो है ना आपका क्या भरा जाता है, मरकरी भरा जाता है। अरे वो रॉड को चेंज कर दिया आपने इस डिजाइन में, ये भी आपका टिंग टिंग करके कई बार होता था, थोड़ा जल्दी तो रहता था, रॉड से तो सही था, ठीक है। लेकिन क्या इसमें समस्या कहती फूट जाए इसका डर रहता, थोड़ा लीक तो पूरी खराब। इसमें इसका हटा लो, केवल वो रहते हैं भीतर, तो इसमें वो डर नहीं है, गिर जाए टूट जाए तो दिक्कत नहीं, खराब नहीं होता, मुश्किल होता है सर। सबसे ज्यादा एफिशिएंट भी है, आधी आपकी क्या एनर्जी लेता है, प्रकाश ज्यादा देता है, सब कुछ है, ना गर्म हो गए ना कुछ, ठीक है ना। सो LED है, लाइट इमिटिंग डायोड, ऐसे करके था आपका प्रश्न। तो सही कथन कौन सा था, LED बेहतर है, क्योंकि CFL में विषैले पदार्थ होते हैं सर। स्पेशली बात करेंगे, आर्गन भरी जाती है, साथ साथ में आपका मरकरी भरा जाता है, आर्गन। जिससे कि आपका क्या है, आर्गन तो आपका किसमें भी रहती है, अरे बल्बों में भी रहती थी, इसमें क्या दिक्कत है, जिससे आपका वो जल ना जाए वो वाला जो फिलामेंट है, ठीक है ना। अच्छा, इसके मैंने CFL की फुल फॉर्म यहाँ लिखी थी सर, कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लाइट। उसके बाद में LED की लाइट इमिटिंग डायोड, जो आपके समझ में आ जाएगी बाद में, ठीक है ना, समझने के लिए, ठीक है ना सर। आगे हम बात करेंगे, प्रदेश के मेरठ नगर में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब शुरू हुआ सर, 10 मई को। कब हुआ था, 10 मई को 1857 में, आपको पता है, ये अक्सर पूछा जाता है, ठीक है ना। तो सर इसके साथ में आपका ये सफर जो था ना किसका, जो आपके प्रैक्टिस सेट वाला, और अब आपको कल आपका दी जाएगी आपकी PDF, और आप उम्मीद मानना ये तो वो कर ली ना, याद सुनो, ये 22 में हटा दिया, केवल वो कर ली तभी आपका वो हो जाता। मैंने क्या बोला, आपका 35 प्लस की जिम्मेदारी में लेता हूं मैं, आप खुद देखोगे उसमें रियलाइज कर पाओगे। अच्छा, ये क्यों मैंने पहले पढ़ाई, मैंने इसलिए पढ़ाई, एक तो आपका ब्रेन का लेवल बहुत पड़ा, वो मेरी स्ट्रेटजी में था, मैं चाहता था वो मेरे पे पहले भी थी वो, ठीक है ना, पहले भी दे सकता था। हर चीज के पीछे रीजन रहते हैं, आप रीजन को समझ पाओगे, और वो 5 दिन में ही खत्म हो जाएगी। और आपकी क्विज चलेंगी छोटी छोटी वाली, इसमें एक टॉपर हुआ करेगा। मैंने आपको बता दिया सर, आपको हर एक को 3-3 क्वेश्चन बनाने, और उसको 5 दिन में कंप्लीट करना है। तो मैं टॉपिक दिया करूंगा, आज क्या दे दी आपकी, कल चलेगा आपका कहां से, पॉलिटी से चलेगा, ठीक है ना। तो पॉलिटी दे दी, कहां से कहां रहेगा, 20-22 पेज है सर, दोनों मिला के एक कर दो तो 11 पेज है, खा जाओगे कि नहीं लास्ट में, जबकि आपका 60 से 70% याद हो चुका है उसका। अब बताओ, एक एक लाइन पढ़नी है, कोशिश करनी है, दूसरे वाले को आप क्वेश्चन पूछोगे, मैं क्या करूंगा, पूल बनाऊंगा यहाँ पे, कोई MCQ नहीं आने वाले, आप बिटवीन द लाइन चलेगा सर, ठीक है ना सर। तैयारी टिपिकल होनी चाहिए कि नहीं। अब उसमें क्या करूंगा, आप हाथ डालोगे, उसमें से कौन सी पर्ची निकल आएगी, मैं पढ़ के बस बोल दूंगा, ये हो गया सर क्विज वाला, ठीक है ना। ये पुराना वाला याद है, यही था ओरिजिनल सिस्टम। उसमें जब आप क्वेश्चन बनाते हो ना सर, आप बेहतरीन पढ़ते हो, सही है नहीं, आप क्वेश्चन बना के लाओगे, बेहतरीन पढ़ जाओगे कि नहीं, कहोगे यार कौन सा पूछूं मैं। वो जो क्वेश्चन बनाने का रीजन है ना, ये जो इजाद किया था ओरिजिनल फॉर्म मेरी कोर्स का, ये था, आप 3-3 क्वेश्चन लाते थे, सबके क्वेश्चन यहाँ डाल दिए जाएंगे, मैं उठाऊंगा, कोई क्वेश्चन पहले पूछ लिया, रिपीट हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, रिपीट नहीं हुआ है तो पूछा जाएगा, ऐसे करके रहता था, ठीक है ना। इतना बेहतरीन वो सफर आपका रहता है कि कोई भी एग्जाम रहे सर, वो मात नहीं दे सकता आपको, भले ही कितना भी महासागर रहे, ठीक है। अच्छा, अब जो PDF है सर, नोट्स तो नहीं दी जाएगा, PDF रहेगी। तो आपका जो एकेडमी का जो चैनल है ना, मैं क्लास एकेडमी, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, मैं PDF डाल दूंगा वहां पे, ठीक है ना। बाकी नोट्स भी, और आने वाले भविष्य में भी यदि मैं नहीं है तो परमानेंट जुड़ने का मेरा रास्ता वही है आपके साथ में। नंबर तो बदलते रहते हैं लेकिन वो नहीं बदलता है, ठीक है, सही है। तो ये सफर में आपका यहीं समाप्त करता हूं इस वाला।
कल पीडीएफ वाला सफर रहेगा। और आपका हिंदी की चीजें जो है ना उस पर मैं थोड़ा ध्यान ज्यादा दूंगा। रिसर्च वाला मेरे पे कम बहुत रहता था, ये आज ये खत्म होता है। और आपको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट मिला होगा कि 22 हमने सारे सेट कर लिए, बहुत सारी चीजें हमने पढ़ी बिटवीन द लाइन वाली। ठीक है, चलिएगा। इस सफर में आपका आज के लिए बस इतना ही। खुश रहेगा, बेहद ख्याल रखिएगा।